सभी को प्रणाम। डे 109 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है बालकों को अपराधी बनाने वाला अपराधी समाज। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं, जिनके पीछे कई कारण बताए गए थे। उनमें एक था उनका समाज उनको कैसा मिलता है, वातावरण कैसा मिलता है, घर का वातावरण कैसा होता है, उनकी संगति कैसी होती है, जहाँ वो सहपाठियों के साथ रहते हैं, अध्यापकों के उनका व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है, उनके माँ बाप का व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है। ऐसे अनेक कई कारण होते हैं जो उनको अपराधी बनाते हैं। क्योंकि जैसे हम जन्म से महान नहीं होते, उसी तरह जन्म से कोई चोर या अपराधी नहीं होता है। वो वातावरण ही उसको ऐसा मिलता है जिसके कारण वो बच्चे को अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो बालक अपराधी बन जाता है। इसी क्रम में आज आगे है बालकों को अपराधी बनाने वाला अपराधी समाज। किसी भी बालक को अपराधी कहने से पूर्व यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि उस अपराध का उत्तरदायी केवल बालक ही है या जिस समाज और वातावरण में वह पला है वह भी इसका जिम्मेदार है। कोई भी शिशु जन्मतः स्वभावतः अपराधी नहीं होता, चाहे वह मानव जगत का हो अथवा पशु जगत का। मानव शिशु और पशु शिशु परस्पर गहरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो सजातीय बालक परस्पर अच्छे संबंध नहीं बना पाते। निर्दोष बालक को ऐसी विकृति के लिए उत्तरदायी ठहराना प्रौढ़ लोगों का, अभिभावकों का, अध्यापकों का सबसे बड़ा अपराध है। बिगड़े हुए बच्चे या समस्या मूलक बच्चों का अध्ययन करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी शिशु एक विशिष्ट वातावरण में जन्म लेता है और उसे वातावरण की भाषा एवं व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उस समय वह एक कोरी कॉपी की तरह होता है। उसे यह भी ज्ञान नहीं कि जिसने उसे जन्म दिया है उसे क्या कहना चाहिए। उसे जो सिखाया जाता है वो उसे सीखता है, और जो कुछ सीखता है वह वही होता है जिसे वह अपने चारों ओर होते देखता है। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत पर संगठित राजनीतिक और आर्थिक ढांचे वाले समाज में यह बात तो साफ तौर पर प्रकट होती है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जिस संबंध सूत्र से जुड़ा होता है वह स्नेहिल या प्रिय कतई नहीं होता। इसके विपरीत यह संबंध दुखदायी और अपमानजनक होता है। मनुष्य मनुष्य के बीच आर्थिक खाई इतनी गहरी है कि उसे कोरी भावुकता, दिखावटी प्रेम या सम्मान से नहीं भरा जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि किसी को भी हम अगर अपराधी ठहराते हैं या किसी को बुरा कहते हैं या किसी को उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं तो उसके पीछे हम देखें कि कौन सा उत्तरदायी कारण है जिसके कारण वह व्यक्ति ऐसे या बालक ऐसे अपराध जगत में पहुंचा या अपराधी बना, तो ये ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि एक मानव शिशु पशु शिशु परस्पर गहरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो सजातीय बालक परस्पर संबंध नहीं बना सकते। इसके लिए हम उत्तरदायी ठहराने से पहले उस प्रवृत्ति, उस वृत्ति, उस समाज के वातावरण को देखें कि कहाँ पर कैसे किस तरह के उनके साथ व्यवहार किया जाता है। क्योंकि बालक जो है विशिष्ट वातावरण में जन्म लेता है और उसे वातावरण की भाषा और व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। उसको हम अगर एक बालक जन्म लेता है, जब तक हम उसे बोलने के लिए नहीं सिखाते हैं, उसको जिस भाषा में सिखाते हैं, जिस संकेत में सिखाते हैं, जिस मीडियम में सिखाते हैं, बच्चा वही बोलता है। अगर बचपन से एक कहानी हम लोग जानते भी है कि भेड़िए के बच्चे के साथ रहने वाले शेर का बच्चा भी भेड़िए जैसा व्यवहार कर रहा था, तो स्वभावतः ऐसा होता है कि जैसा वातावरण मिलता है वैसे बच्चे का निर्माण होता चला जाता है। आज की परिस्थिति में एक मजदूर अपने मालिक से प्रेम नहीं कर सकता, एक क्लर्क अपने बॉस की चापलूसी भर कर सकता है, मगर सम्मान नहीं। वह हो भी कैसे सकता है? सच्चे मानवीय व्यवहारों या संबंधों का आदान प्रदान तो समान स्तर के मनुष्यों में ही हो सकता है। यदि दो मनुष्य के संबंधों का कारण आर्थिक नहीं तो वह संबंध मानवीय और सच्चा तो होना ही चाहिए। क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक जगत का हर बात में अर्थव्यवस्था की बात होती है। अर्थ की दुनिया है अभी, तो देखा जाए तो एक बॉस और एक क्लर्क के बीच संबंध जो होते हैं वो सम्मानीय तो होते हैं, लेकिन वो पैसों से जुड़े होते हैं। और एक की तरह से उनके बीच जो संबंध सूत्र विकसित होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे अर्थ होते हैं। अर्थ यानी कि अर्थव्यवस्था की एक आदान प्रदान होते हैं। यदि दो मनुष्यों के संबंधों के कारण आर्थिक नहीं हो तो
संबंध मानवीय हो सकते हैं, लेकिन जहाँ अर्थव्यवस्था की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ वो संबंध होता है। और ये संबंध बस एक संबंध सूत्र में होते हैं, सम्मानीय नहीं हो सकते, मानवीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ बस उस अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ सूत्र होता है। इसी आर्थिक अंतर को समाज की बस्तियां, स्कूल और सरकारी संस्थाएं व्यक्त करती है। एक ही शहर की दो बस्तियों में कितना अंतर होता है, एक ही शहर के दो स्कूलों में कितना अंतर होता है, एक ही शहर की दो सरकारी संस्थाओं में कितना अंतर होता है। परिवार, समाज और सरकारी संस्थाओं का यह परस्पर संघर्ष और दूरियां अभिभावकों को जिस रूप में प्रभावित करती है, उसी प्रकार उनके शिशुओं को भी। एक बालक यह सोचता है कि मैं मजदूर का लड़का हूँ, दूसरा सोचता है कि मैं मालिक का लड़का हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। संशय, घृणा और अजनबीपन की इस प्रवृत्ति को कोई नहीं रोक सकता जब तक परिवार, समाज और राज्य की दुनिया नहीं मिट जाती। शहर और गांव का फर्क कम नहीं होता। जब तक व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित ढांचा तोड़कर समाजवादी ढांचा निर्मित नहीं कर लिया जाता, तब तक स्वस्थ शिशु को स्वस्थ मनुष्य के रूप में विकसित कर पाना असंभव है। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा सामाजिक ढांचा ही इस तरह का है कि जो सामाजिक अपराध के रूप में है, क्योंकि एक मजदूर के बालक में या एक मजदूर और मालिक के बीच में इतनी दूरियां आर्थिक रूप से कर दी जाती है कि उनके बात व्यवहार, उनके अपनापन सब में वो झलकने लगता है। तो कहीं ना कहीं जिसके जो अभिभावक आपस में इस तरह से प्रभावित होते हैं तो उनके बच्चे भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि समाज का ये एक तरह से उन्हें आईना इस तरह से दिखाया जाता है जो जिससे भी बालक का वृत्ति जो है प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि करने के लिए रात दिन 10 गुना या 100 गुना मुनाफा कमाने के लिए होड़ लगी हुई है। छोटे मंझोले पूंजीपति इसमें एक ओर तो मालामाल होते हैं, दूसरी ओर मजदूर भूख भूख चिल्लाते हैं। कोई हजार रुपये वेतन पाता है तो लाखों करोड़ लोग बेरोजगारी के शिकार होकर सड़क पर धूल फांकते फिरते हैं। कहीं भी किसी तरह का सामंजस्य नहीं रह गया। ऐसे समाज में शिशु के लिए जो वातावरण मिलता है उसकी रूपरेखा कितनी भयावनी और अमानवीय होगी, इसकी कल्पना करना किसी भी अभिभावक के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था इस तरह से है, सामाजिक ढांचा इस तरह से है कि अगर व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि करने की बात होती है तो लोग मालदार लोग दिन ब दिन मालामाल होते चले जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ सामाजिक ढांचा ही है कि एक व्यक्ति बस अमीर पे अमीर होते चला जाता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत उसकी संपत्ति होती है, वह उसको बांट नहीं सकता है। लेकिन अगर वही संपत्ति पे एक सामाजिक ढांचा निर्मित कर दिया जाए, यानी सबको समान व्यवहार करने को मिल जाए, देने की प्रवृत्ति विकसित हो जाए, तो वहाँ पर समाज जो है इस तरह की खाइयाँ आपस में कम होती है। लेकिन ये हमारे यहाँ का सामाजिक ढांचा है ही नहीं। बिस्तर भिगो देना या शिशु का सोते समय मूत्र त्याग कर देना मनोविज्ञान की दृष्टि में एक मनोविकार का संकेत करता है। मनोविज्ञान में जिस तथ्य पर गंभीरता से विचार किया जाता है, ऐसे समाज में शिशु के लिए जो वातावरण मिलता है उसकी रूपरेखा कितनी होती है, यह गंभीरता से विचार किया जाता है। उस पर अभिभावक ध्यान ही नहीं देते। ऊपर से मारना पीटना आम बात है। कटी पतंग के लिए बच्चों के झुंड जिस तरह झपटते हैं उससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। उनमें सामूहिक प्रवृत्ति के बदले व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जोर पकड़ती है, जो किसी भी समाज के लिए भयंकर साबित हो सकती है। परीक्षाओं में उपयोग की जाने वाली पद्धति बालकों को परस्पर एक दूसरे का प्रतियोगी बनाने में सहायक होती है। इससे एक और अस्पर्धा बच्चे पढ़ते हैं तो दूसरी ओर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियां बन जाने से इन बालकों के जीवन के भविष्य को निर्धारित करना व्यवस्था के दोषों में एक और बड़ा दोष है। इससे न केवल बालकों में ही परस्पर द्वंद्व बढ़ता है, बल्कि छात्रों और अध्यापकों के बीच भी तनाव बढ़ता है। 3 घंटे में ही विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका पर अपनी योग्यता दिखानी पड़ती है, जिससे उसकी योग्यता का पूर्ण प्रकाशन नहीं हो पाता। परीक्षा के इन्हीं परिणामों पर जीवन को सफलता और असफलता को निर्भर कर देने से छात्रों में संशय, घबराहट, नकल करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती है और कभी कभी इसके इतने भयंकर परिणाम निकलते हैं कि अच्छे अंक न पाने पर या परीक्षा में असफल हो जाने पर उन्हें आत्महत्या ही करते देखा गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्पर्धा की दुनिया है
और समाज में जो हमारे जो परीक्षा पद्धति है, जो प्रतियोगिता की भावना है, इससे आपस में ही बच्चे परस्पर द्वंद्व में इतने जूझते हैं। बच्चे ही नहीं बल्कि अभिभावक और अध्यापक भी तनाव में रहते हैं। इसके कारण भी बच्चों में एक कुंठा और हीनता की भावना होती है कि कहीं वो असफल न हो जाए। उनके अंदर ये भावना भर दी जाती है कि इस समाज में फेल हो जाना मृत्यु के बराबर है, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, सम्मान प्राप्त नहीं होगा। अतः वे आत्मघात या आत्महत्या जैसे बुरे विचारों की ओर प्रेरित होते हैं। किसी भी बालक को अपराधी कहने से पूर्व यह सोच लेना चाहिए कि वह किसी पवित्र समाज में पैदा नहीं हुआ है। यह समझ लेना चाहिए कि किसी भी पवित्र समाज में पैदा नहीं हुआ है। उसके जन्म लेने से पहले ही वातावरण में अपराध के विभिन्न रूप उपस्थित रहे हैं। चोरी के अनेक रूप, व्यभिचार के अनेक रूप, बेईमानी, घूसखोरी और वेश्यावृत्ति के अनेक रूप समाज में पहले ही से मौजूद है। यह सब बालक के साथ जन्म से ही नहीं आते। यदि समाज में बाल अपराधों को मिटाना है तो इस ओर पहले उनके अभिभावकों को बढ़ना चाहिए। जब तक वे स्वयं को सुधार नहीं पाते तब तक बालकों को सुधार पाना असंभव है। बालक तो बड़ों का प्रतिबिंब होता है। जैसे बड़ों को करते देखता है उसी की प्रतिछवि वह उनको दिखा देता है। इस पर भी अगर बालकों को अपराधी कहा जाता है तो समाज को धिक्कारने भर की बात है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि जहाँ बच्चा पैदा होता है, जिस तरह की उसके सामाजिक वातावरण मिलता है, उसी वातावरण में वो पलता है और उसी वैसे ही वृत्ति उसके अंदर विकसित होती चली जाती है। अगर वो ऐसे सामाजिक वातावरण में पैदा हुआ हो जहाँ व्यभिचार, अनेक रूप, भ्रष्टाचार, बेईमानी, घुसखोरी जैसे पहले ही से विकृतियां मौजूद हों, तो यह सब बालक के साथ तो जन्म के साथ आते नहीं है, बल्कि वो समाज से ही ये अपराध करना सीखता है। और इसको अगर मिटाना है तो पहले हम अभिभावकों को आगे बढ़ना होगा। आपस में हमें ही इसको मिटाना होगा। इसके प्रति, इसके लिए सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं, भावी पीढ़ी जो होते हैं, वो हमारे ही प्रतिबिंब होते हैं। तो हमें उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। हम जैसा करते हैं वैसे ही वो सीखते चले जाते हैं और हमारे ही वो प्रतिछवि होते हैं। तो हम बालक को अपराधी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको खुद ऐसा सामाजिक वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं जहाँ वो इस तरह के अपराध करने को प्रेरित होते हैं। तो बालक के अपराधी बनने के पीछे एक नहीं अनेक कारण है, जिसमें एक सामाजिक अपराध के रूप में हमारे समाज रूपी जो भी व्यवस्था है, जो ढांचा है, उसमें भी कई दोष हैं। उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे अपराधी ना बने। तो आइए एक कदम हम लोग आगे बढ़े, उठाएं। कहाँ ये सुधारने की संभावना है, उस ओर हम बढ़ जाएं। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।